पुष्यभूति या वर्धन राजवंश का इतिहास। गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है, जो कि शिव का उपासक और उनका परम भक्त था। इस वंश में 3 राजा हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रभाकर वर्धन और उसके 2 पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को पुष्यभूति राजवंश के संदर्भ में समझते हुए हर्षवर्धन के समस्त क्रियाकलापों को जानने का प्रयास करेंगे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिन्होंने 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ इस वंश का उदय हुआ, जिन्होंने हूणों के साथ हुए ऐतिहासिक युद्धों के चलते संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त की। पुष्यभूति वंश का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हर्षवर्धन जैसे महान शासक ने जन्म लिया। पुष्यभूति वंश की स्थापना को लेकर एक पौराणिक कहानी भी प्रचलित है, जिसके अनुसार इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने तांत्रिक भैरवाचार्य नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर शमशान घाट पर एक तांत्रिक अनुष्ठान को अंजाम दिया था। तत्पश्चात इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर एक देवी ने उन्हें राजा बनने का आशीर्वाद दिया। पुष्यभूति वंश के संबंध में कई शिलालेख और अन्य ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उपरोक्त वर्णिक पुष्यभूति मात्र एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि इनके संबंध में कोई भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। पुष्यभूति वंश का इतिहास उठाकर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता है, क्योंकि इन स्रोतों के अनुसार पुष्यभूति वंश का प्रथम शासक नरवर्धन को बताया गया है। पुष्यभूति वंश का इतिहास जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प और कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र मुख्य स्रोत है। बार बार कवि बाण का जिक्र हो रहा है। इसके संबंध में आपको बता दें कि यह एक दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित्र के अलावा भी कादंबरी और चंडी शतक नामक ग्रंथों की रचना की थी। पुष्यभूति वंश का इतिहास देखा जाए तो पुष्यभूति समेत मुख्य रूप से 4 राजाओं का नाम उभर कर सामने आता है, जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश का मुख्य शासक माना जाता है। इनके पिता का नाम आदित्य वर्धन और माता का नाम महासेन गुप्त था। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि यह इस वंश के चौथे शासक थे, जिन्हें प्रतापशील नाम से भी जाना जाता था। इनके 2 पुत्र और एक पुत्री थी, जिनके नाम क्रमशः राज्यवर्धन व हर्षवर्धन और राज्यश्री था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से संपन्न करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभाकर वर्धन का राजनीतिक कद बढ़ गया। पुष्यभूति वंश के शासकों में प्रभाकर वर्मन पहले राजा थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सती हो गई थी, अर्थात इस काल में सती प्रथा का चलन था। राज्यवर्धन। पुष्यभूति वंश के अगले शासक राज्यवर्धन हुए, जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र अथवा इस वंश के उत्तराधिकारी थे। पिता की मृत्यु के पश्चात ये राजगद्दी पर बैठे। राज्यवर्धन ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। यद्यपि जब 605 ईस्वी में मौखरी के राजा गृहवर्मा अर्थात राज्यवर्धन के बहनोई की हत्या मालवा नरेश देवगुप्त द्वारा कर दी गई और उनकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया गया, तो जैसे ही ये खबर राज्यवर्धन तक पहुंची तो उन्होंने दल बल के साथ मालवा पर धावा बोल दिया और देवगुप्त को मौत के घाट उतार दिया। परंतु दूसरी तरफ देवगुप्त का मित्र और बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हर्षवर्धन अर्थात शिलादित्य। सम्राट हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक भी था।
बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन महज 16 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर बैठा। राजा बनने के बाद इनके सामने दो मुख्य चुनौतियां थीं। सबसे पहली चुनौती अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढ निकालना, जिसको मालवा के शासक देवगुप्त ने बंदी बना लिया था। दूसरी चुनौती यह थी कि बंगाल नरेश शशांक को मारकर अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लिया जा सके। सम्राट हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढने और शशांक को मौत के घाट उतारने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ कन्नौज की तरफ चल पड़ा। जैसे ही गौड़ शासक शशांक को हर्षवर्धन के आगमन की सूचना मिली, वह कन्नौज छोड़कर भाग गया। कन्नौज पहुंचते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन राज्यश्री मिली, जिसको उन्होंने वहीं की शासिका नियुक्त कर दिया। चीनी यात्रियों द्वारा इतिहास के संबंध में लिखित स्रोतों से ज्ञात होता है कि राजा हर्षवर्धन और उनकी बहन राज्यश्री एक साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली। साथ ही एक बड़े सैन्य अभियान में इन्होंने शशांक को मौत के घाट भी उतार दिया। पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। इनका अधिकतर समय युद्ध अभियानों में व्यतीत हुआ। इस क्रम में इनका साम्राज्य जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल और वल्लभी तक फैला हुआ था। राजा हर्षवर्धन को पहली बार चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में पराजित किया था। वस्तुतः हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों की रचना की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था, जो लगभग 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा। हुएनसांग के भारत आने की मुख्य वजह नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करना था। यद्यपि 643 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक, 3000 जैन साधु, 3000 बौद्ध साधु, 20 सामंत और 500 ब्राह्मण शामिल हुए। संभवतः हर 6 वर्ष में आयोजित होने वाली महामोक्ष परिषद का आयोजन भी हर्षवर्धन द्वारा 644 ईस्वी में प्रयाग में किया गया था। इनके शासनकाल में शिक्षा उन्नत अवस्था में थी। सभी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए गुरुकुल, बौद्ध विहार और उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय था। पुष्यभूति वंश के सबसे बड़े शासक सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवियों में बाणभट्ट के अलावा हरिदत्त, जयसेन, मातंग, मयूर और दिवाकर मित्र जैसे विद्वान रहते थे। इनके शासनकाल में ही कन्नौज बौद्ध धम्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इनके शासनकाल में सामान्य सेना को चाट एवं भाट नाम से, अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर नाम से और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत व महाबलाधिकृत नाम से जाना जाता था। अतः पुष्यभूति वंश का इतिहास हर्षवर्धन की वजह से स्वर्णिम बन गया। पुष्यभूति वंश का अंत। पुष्यभूति वंश का इतिहास अद्भुत और अविस्मरणीय रहा है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान राजा ने जन्म लिया, परंतु संतान विहीन होने के कारण सम्राट हर्षवर्धन बिना उत्तराधिकारी के ही 647 ईस्वी में मृत्यु की शैया पर लेट गए। इस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही एक विशाल और गौरवशाली वंश का पतन हो गया। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। जय हिंद।